सोचिए, क्या बस एक हमला पूरी दुनिया को जंग की आग में झोंक सकता है? सुनने में फिल्मी लगता है ना? लेकिन अप्रैल 2026 में मिडिल ईस्ट में बिल्कुल यही हुआ। एक धमाका, और एक ऐसा इलाका जो पहले से ही आप कह सकते हैं बारूद के ढेर पर बैठा था, वो और भी ज्यादा अस्थिर हो गया। चलिए जरा समझते हैं कि कैसे एक अकेली घटना ने एक ग्लोबल क्राइसिस का रूप ले लिया। तो कहानी शुरू होती है 2 अप्रैल को। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने एक बयान दिया, और ये बयान आगे चलकर एक तरह की भविष्यवाणी ही साबित हुआ। उन्होंने कहा, बहुत देर हो जाए, इससे पहले एक डील कर लो। अब ये सिर्फ एक वार्निंग नहीं थी, ये तो आने वाले तूफान से पहले की शांति थी। ट्रंप की ये चेतावनी आई ही थी कि कुछ ही घंटों के अंदर दुनिया ने देख लिया कि जब डिप्लोमेसी फेल होती है तो नतीजा क्या होता है। ईरान का एक बहुत ही जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर, एक बहुत बड़ा पुल, उस पर एक जबरदस्त हमला हुआ, और इस हमले ने पूरी दुनिया में कह सकते हैं शॉक वेव्स भेज दी। तो ये कोई मामूली हमला नहीं था, नहीं, ये एक ऐसा कदम था जिसने एक रीजनल झगड़े को एक ग्लोबल क्राइसिस में बदल दिया। तो चलिए थोड़ा और गहराई में जाते हैं और समझते हैं कि आखिर हुआ क्या और इसका असर क्या पड़ा। यह हमला हुआ था वेस्टर्न तेहरान के पास कराज ब्रिज पर, और यह बहुत ही सटीक और जानलेवा था। वहां की सरकारी मीडिया ने फौरन बताया कि कम से कम 8 लोगों की मौत हुई है और करीब 95 लोग घायल हैं। लेकिन इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात थी प्रेसिडेंट ट्रंप का रिएक्शन। उन्होंने कहा, अभी तो और भी बहुत कुछ होना बाकी है। मतलब एक ऐसा बयान जिसने पूरी दुनिया की चिंता और बढ़ा दी। देखिए, वो पुल सिर्फ स्टील और कंक्रीट का ढांचा नहीं था, वो लोगों को जोड़ता था, और उसका टूटना एक तरह से उस बड़े संघर्ष का सिंबल बन गया जो उस पूरे इलाके में लाखों लोगों की जिंदगियां बर्बाद कर रहा है। तो अब जरा इस जंग के इंसानी पहलू पर नजर डालते हैं। और ये लड़ाई सिर्फ ईरान और उसके दुश्मनों के बीच की नहीं है, बिल्कुल नहीं। जैसा कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का ये मैप साफ साफ दिखा रहा है, ये एक ऐसी आग है जो एक इलाके से शुरू होकर सरहदों के पार फैल रही है, और इससे एक बहुत बड़ा ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, मतलब एक मानवीय संकट पैदा हो रहा है। जरा इन आंकड़ों पर एक नजर डालिए और इनके पीछे जो इंसान हैं उनके बारे में सोचिए। ईरान में 32 लाख लोग अपने घर बार छोड़कर भागने पर मजबूर हो गए हैं। लेबनान में ये आंकड़ा 11 लाख से ज्यादा है। ये सिर्फ नंबर्स नहीं हैं, ये बिखरे हुए परिवार हैं, तबाह हुए सपने हैं। और इस जंग का शायद सबसे शर्मनाक पहलू है अस्पतालों और क्लिनिकों पर हमले। सोचिए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कंफर्म किया है कि लेबनान में करीब 92 और ईरान में 23 से ज्यादा ऐसे हमले हुए हैं। मतलब ये सीधा सीधा उन लोगों पर हमला है जो पहले से ही सबसे ज्यादा कमजोर हैं, बीमार हैं, घायल हैं, या फिर जो उनकी देखभाल कर रहे हैं। लेकिन इस जंग का असर सिर्फ लड़ाई के मैदान तक ही नहीं है, इसकी जो लहरें हैं ना, वो पूरे दुनिया की इकोनॉमी महसूस कर रही है। और इस सब के सेंटर में है एक बहुत ही संकरा समुद्री रास्ता। इसका नाम है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। इसे आप ग्लोबल इकोनॉमी की लाइफलाइन समझ सकते हैं, एक बहुत ही जरूरी नस की तरह। इसी पतले से समुद्री रास्ते से दुनिया की एनर्जी सप्लाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा गुजरता है, और अगर ये रास्ता बंद हो जाए तो समझिए पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर ब्रेक लग सकता है। ये नंबर अपने आप में पूरी कहानी बता देता है। दुनिया का 5वां हिस्सा, मतलब दुनिया में हर 5 में से 1 बैरल तेल और गैस इसी छोटे से रास्ते से होकर जाता है। तो जाहिर है, जब ये बंद होता है तो इसका असर हर किसी पर पड़ता है, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना रहता हो। और फिलहाल ठीक यही हो रहा है। ईरान ने स्ट्रेट पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली है, और नतीजा पूरी दुनिया की इकोनॉमी को भुगतना पड़ रहा है। तेल के दाम आसमान छू रहे हैं, जिससे हर जगह पेट्रोल से लेके हीटिंग तक सब कुछ महंगा हो रहा है। हालत यह है कि कैथे पैसिफिक जैसी बड़ी एयरलाइंस भी इस इलाके में अपनी फ्लाइट्स कैंसिल कर रही हैं। मतलब ये संकट अब हम सबके दरवाजे तक आ पहुंचा है। तो एक तरफ जहां कुछ देश जंग की बातें कर रहे हैं, वहीं एक ग्लोबल पावर एक बिल्कुल अलग रास्ता अपना रही है। चलिए देखते हैं कि भारत कैसे इस मुश्किल सिचुएशन से निपटने के लिए डिप्लोमेसी यानी कूटनीति का इस्तेमाल कर रहा है। अब भारत के लिए ये कोई दूर देश की लड़ाई नहीं है, ये सीधा सीधा उसके अपने अस्तित्व से जुड़ा मामला है। क्यों? क्योंकि भारत अपनी ज़रूरत का 90% कच्चा तेल बाहर से मंगाता है, और इसका ज़्यादातर हिस्सा इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से होकर आता है। तो अगर यहाँ कोई भी गड़बड़ होती है तो भारत की इकोनॉमी पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है। इसीलिए भारत का रिस्पॉन्स इतना ज़्यादा मायने रखता है।
तो इस क्राइसिस से निपटने के लिए हमें दो बिल्कुल अलग अलग तरीके देखने को मिल रहे हैं। एक तरफ है अमेरिका, जो मिलिट्री एक्शन की बात कर रहा है, अपने साथियों से कह रहा है कि वो इस समुद्री रास्ते को खुलवाने के लिए अपने जंगी जहाज भेजें। वहीं दूसरी तरफ है भारत, जिसका अप्रोच एकदम अलग है। वो डिप्लॉयमेंट पर डिप्लोमेसी को तरजीह दे रहा है, मतलब ताकत के इस्तेमाल की जगह बातचीत पर जोर। और भारत की इस डिप्लोमेसी के नतीजे भी सामने आए हैं। बड़े लेवल पर बातचीत हुई विदेश मंत्रियों के बीच, और तो और प्रधानमंत्री मोदी और ईरान के प्रेसिडेंट के बीच भी सीधे फोन पर बात हुई। इसका नतीजा ये निकला कि भारत अपने गैस टैंकरों के लिए सेफ रास्ता हासिल करने में कामयाब रहा। और इससे भी बड़ी बात, ईरान में फंसे 1200 से ज्यादा भारतीय नागरिकों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। ये एक साफ मिसाल है कि कैसे बातचीत से जिंदगियां बचाई जा सकती हैं। लेकिन देखिए, भारत को डिप्लोमेसी में कामयाबी जरूर मिली, पर जंग का खतरा अभी टला नहीं है। वो बिल्कुल असली है। पूरे इलाके में टेंशन लगातार बढ़ रही है, और बस एक गलत कदम सब कुछ बिगाड़ सकता है। और जो बयानबाजी हो रही है, वो तो और भी तेज होती जा रही है। ईरान की मिलिट्री ने खुलेआम धमकी दी है कि उनके आने वाले ऑपरेशंस और भी ज्यादा कुचलने वाले, और ज्यादा बड़े, और ज्यादा विनाशकारी होंगे। अब ये सुलह की भाषा तो बिल्कुल नहीं है। ये तो एक ऐसी ताकत का ऐलान है जो पीछे हटने को तैयार नहीं है। तो कुल मिलाकर हम एक बहुत ही खतरनाक मोड़ पर आ खड़े हुए हैं। दोनों ही तरफ से टेंशन बढ़ाने की बात हो रही है। तो सवाल यह है कि क्या डिप्लोमेसी की धीमी आवाज जंग के नगाड़ों के शोर में दबकर रह जाएगी, या फिर समझदारी की जीत होगी? पूरी दुनिया सांस सोख कर देख रही है कि ये इलाका शांति का रास्ता चुनता है या फिर जंग का।